तो एंट्री करते हैं हमारे रिवीजन के तीसरे लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम लोग आज शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक डिमांड। डिमांड में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसा कि हम लोग शुरुआत से कहते हुए आ रहे हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको कहा था, सेकंड में भी कहा होगा, थर्ड में फिर कह रहा हूँ कि मैं जो तुमको जिस टाइमलाइन पे लेक्चर्स इश्यू कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने तुमको 4 बजे 18 तारीख को 4 बजे लेक्चर इश्यू करा है, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर 19 तारीख को सुबह 7 बजे आ रहा है। तो इस दौरान आप लोगों ने क्या करना है कि जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसको पूरा अच्छे से एक एक पॉइंट को रिवाइज करना है। कौन से कहाँ से सर, किस चीज़ से हम लोग को रिवाइज करना है। तो अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है तो एनसीईआरटी से रिवाइज करिए। अगर आपने कोई दूसरी बुक को रेफ़र किया है तो आप वहाँ से पढ़िए। अगर आपने किसी ट्यूशन सेंटर के नोट्स को रेफ़र किया है तो आप वहाँ से पढ़िए, क्योंकि कहीं पर भी कोई चीज़ गलत नहीं होगी, सब कुछ सही होगा। आप वहाँ से पढ़िए। उसके बाद में कम से कम पिछले 4 से 5 साल के एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करिए। हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके कोर्स से हट चुके हो तो उनको स्किप करते हुए चलिए। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे आप उनके व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ भेजिए, मैं उसके रिप्लाईज देता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको इस दौरान करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो फिर से 4 बजे आएगा। यानी कि फिर आपको 7 से लेके शाम को 4 बजे तक का टाइम मिल जाता है। तो आपको जो ये लेक्चर मिला था, आपको इस लेक्चर के बारे में क्या करना है, सब कुछ आपको अच्छे से वापस रिवाइज करके सारे एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर ये लेक्चर को देखना है। मेरा टारगेट ये है कि मैं 25th तक अपना कोर्स कंप्लीट कर दूंगा रिवीजन के अंदर। उसके बाद में 26th एंड 27th हमारे पास 2 दिन होंगे। इन दोनों में से किसी एक दिन को डिसाइड करके हम लोग अपने पिछले 2 या 3 साल के एग्ज़ाम पेपर्स को साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो लाइव सेशन रख दूंगा। अगर लाइव नहीं हो पाया तो मैं उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा। आप भी अपने पास में इन तारीखों को एग्ज़ाम पेपर्स की कॉपीज़, फोटोकॉपीज़ अपने पास में रखेंगे। तो उसी प्रोसेस में हम लोग आगे चल रहे हैं। आज अपना नेक्स्ट जो पार्ट शुरू कर रहे हैं वो है डिमांड। सर आपकी आवाज़ तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई। तो अब जुकाम है, जुकाम तो चल रहा है, लेकिन मेरा जो वो सपना है कि मैं सारे ही बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 दिला सकूं, तो उसके रेस्पेक्ट में जो एफर्ट्स किए जाने चाहिए, उन एफर्ट्स के बीच में जुकाम कुछ भी नहीं है। मैं उसे काउंट ही नहीं करूंगा। तो आप भी ध्यान रखेंगे, आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को काउंट नहीं करेंगे और हमारे साथ लगे रहेंगे। तो हम लोगों ने डिमांड में टोटल 5 मोटा मोटी टॉपिक्स पढ़ना है। उसके अंदर कुछ और चीज़ें आएंगी, लेकिन अपने को नाम देख लेने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिमांड का मतलब और वो सारे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। तो कोई टेबल बनेगी जहां हमको डिमांड दिखाई देगी, एंड देन हम उस टेबल से क्या बनाएंगे, डिमांड कर्व। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड उसके कुछ एक्सेप्शंस। आफ्टर दैट हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड। से डिमांड में चेंज कैसे होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमको टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इन पांचों टॉपिक्स के ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर दिखने के पूरे चांसेस हैं। चलिए सर, तो शुरू करते हैं आज अपना काम। एंड हियर द टॉपिक इज डिमांड। डिमांड टॉपिक को समझने से पहले एक बात को दिमाग में डाल लीजिए कि अगर मेरे पास में जेब में 5 लाख रुपए है और मैं कार लेने के लिए जाता हूँ, तो मैं 5 लाख रुपए तक की ही कार ला सकता हूँ। अगर मुझे 60 लाख की कार दिख जाती है, मैं किसी ऑडी के शोरूम में, मैं किसी BMW के शोरूम में चले जाता हूँ। हो सकता है मुझे वहां पे ऑडी पसंद आ जाए, मेरी इच्छा हो कि मैं इसे खरीद लूँ, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। वहीं अगर मैं किसी ऐसे दूसरे इंसान को देखूं जिसके पास में 1 करोड़ रुपए जेब में है, और वो कार लेने के लिए निकलता है, और वो किसी ऐसे नॉर्मल शोरूम में जाता है और वहां जाके वो 10 लाख 8 लाख की कार देखता है, तो वो 10 लाख 8 लाख की कार वो खरीद सकता है, लेकिन वो नहीं खरीदेगा, बिकॉज उसकी उसको खरीदने की इच्छा नहीं होगी। यानी कि अगर तुमको इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड वर्ड का मतलब सीखना है, तो वहां पे 2 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज होनी चाहिए वांट, दूसरी चीज होनी चाहिए परचेजिंग पावर। मेरे हिसाब से आपको दोनों ही सब समझ में आ गए होंगे। जैसे मेरे रेस्पेक्ट में ऑडी को खरीदने की वांट तो थी, लेकिन क्या नहीं था, परचेजिंग पावर नहीं थी। दूसरे केस में
दूसरे केस में परचेजिंग पावर तो थी, लेकिन क्या नहीं था, वांट नहीं थी। तो जब तक दोनों चीजें साथ में नहीं आएंगी तब तक हम लोग डिमांड प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो डिमांड का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी की वांट जिसके साथ में उसे खरीदने की परचेजिंग पावर भी हो। तो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। डिमांड इज डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। द डेफिनेशन क्लैरिफाइज दैट कंज्यूमर मस्ट हैव वांट टू कंज्यूम। तो फर्स्ट थिंग अपने पास में क्या आ गई भाई, फर्स्ट थिंग अपने पास में आ गई कंज्यूमर मस्ट हैव वांट। उसके बाद में लिखा एंड इट मस्ट हैव एंड ही मस्ट हैव परचेजिंग पावर। तो दो चीजें बन के ही हमारे पास में डिमांड बनेगी। सर डिमांड पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है, प्राइस। जिस चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है उसकी डिमांड घटती रहती है। सर कैसे। सर मेरे पास में 100 रुपए थे और मैं कोई पेन खरीदने जा रहा था। उस पेन की प्राइस थी 5 रुपए। तो मुझे बताओ 100 रुपए अगर मैं पूरे यूज कर लेता हूं तो मेरे पास कितने पेन आ सकते हैं, 20। लेकिन जब मैं सेकंड डे गया तो पेन के भाव बढ़ के हो गए 10 रुपए। आज भी मेरे पास में 100 ही रुपए थे। तो अब मैं कितने पेन ला पाऊंगा, 10। तो पहले मैं 20 पेन ला रहा था, अब मैं 10 पेन ला पाऊंगा। मतलब प्राइस के बढ़ने से पेन की डिमांड कम हो गई। कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर ये 100 रुपए बढ़ गए तो। सर आपकी इनकम मान लो 150 हो जाए तो फिर क्या होगा। सर आपकी इनकम मान लो 250 हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, हम ये एज्यूम करेंगे कि ये इनकम में चेंज नहीं हुआ है। इनकम आज भी कितनी है, 100। इसे बोला जाता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो हम जिस एक फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं उस समय उसी फैक्टर की बात करेंगे। दूसरे फैक्टर्स की बात उस समय पे नहीं करेंगे, जब दूसरे फैक्टर के अंदर जाएंगे तब दूसरे फैक्टर की बात करेंगे। तो इस चीज को टेक्निकली क्या कहते हैं, सेटरस पेरिबस। सेटरस पेरिबस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके सर। दूसरा फैक्टर हमारे पास में आ रहा है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। सर कंज्यूमर की इनकम मतलब सर इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। इनकम घटती है तो डिमांड भी घटती है। तो अगर ऐसा बोलूं मैं कि सर प्राइस के बारे में बात करें, सर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड यानी क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वहीं पे इनकम के बढ़ने से वहीं पे इनकम के बढ़ने से इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इनकम के घटने से क्वांटिटी घट जाएगी। तो यहां तुम देख सकते हो ये कहा जाता है नेगेटिव रिलेशन और इसे कहा जाता है पॉजिटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स एक साथ में नहीं चलेंगे। एक वेरिएबल अपसाइड जाएगा तो दूसरा डाउन साइड आएगा। लेकिन जहां रिलेशन पॉजिटिव होंगे वहां पे दोनों वेरिएबल्स एक साथ में चलेंगे। ये चीज को दिमाग में डाल लेना कि जहां भी वेरिएबल्स तुम्हारे नेगेटिव रिलेशन में होते हैं वहां पे कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और अगर तुम्हारे वेरिएबल्स पॉजिटिव रिलेशन में है तो हमेशा वहां पे कर्व कैसा होगा, कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर तुम ये रिलेशन को ग्राफ पे दिखाओगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अगर वहीं इस रिलेशन को दिखाएंगे तो वो बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग। सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये बात तो तुम समझते ही हो कि जगह जगह पे रीजन के हिसाब से टेस्ट अलग होते हैं, प्रेफरेंस अलग होते हैं। राजस्थान में आओगे तो वहां पे तुमको पगड़ी साफा ये सब कुछ दिखेंगे। लेकिन अगर तुम वही महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पगड़ी नहीं दिखेगी, वहां उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो दिखता है। तो जो उनका टेस्ट है प्रेफरेंस है उसकी डिमांड रहेगी। जो लोग को नशा वशा होता है तो उनका जो टेस्ट है वो उसी की डिमांड करते हैं, उनको प्राइस से कोई मतलब नहीं होती। तो टेस्ट भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। सर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर मुझे लगता है कि कल को मेरे नज़दीक वाले प्लॉट के भाव बढ़ जाएंगे तो मैं उसे आज खरीदने की कोशिश करूंगा। और मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी गली मोहल्ला मेरा पूरी सिटी उसको खरीदने की कोशिश करेगी। तो उस प्लॉट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टॉक मार्केट में हम लोग कई बार शेयर्स परचेज करते हैं, आप भी करते होंगे, आपके फैमिली पर्सन करते होंगे। किस बेस पे करते हैं कि सर कल को भाव बढ़ जाएंगे। अगर कल को भाव घटने के चांस है, परचेज थोड़ी करते हैं। तो शेयर के जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन पे। ये हम लोगों ने कोविड में भी देखा था। कोविड में फूड ग्रेन्स के एकदम से डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि हमें लग रहा था कि कल को मार्केट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो आज ही खरीद लेते हैं। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी क्या करती है, डिमांड को हैम्पर करती है। देन देयर आर टू स्पेशल गुड्स जिनको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स हमारे पास दो होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, वो गुड्स जो एक दूसरे के स्थान पर यूज की जा सकती है।
मान लेते हैं टी एंड कॉफी, ये दो ऐसे बेवरेजेस हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। किसी को किसी दिन मन हुआ तो चाय पी लिया, किसी दिन मन हुआ तो कॉफी पी लिया। अब मान लो कि तुम रोज चाय पीते थे, लेकिन आज चाय के भाव बड़े बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो तुम क्या करोगे, कॉफी में शिफ्ट हो जाओगे। तो अगर चाय के भाव बढ़ते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ती है, चाय के भाव घटते हैं तो कॉफी की डिमांड घट जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है वो सारी गुड्स जो एक दूसरे के साथ में यूज होती है। सर मतलब पेट्रोल एंड कार, अगर पेट्रोल होगा तो कार चलेगी, लेकिन ध्यान रखिए जब कार के भाव बढ़ते हैं तो कार की डिमांड तो घटती ही है, साथ में पेट्रोल की डिमांड भी घट जाती है। सर पेन एंड इंक, ये दोनों भी क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर कार के भाव बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, तो रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। तो जैसे तुमको मैंने कहा था कि जब भी तुम्हारे सामने रिलेशन पॉजिटिव होंगे तो कर कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, और जहां रिलेशन नेगेटिव होंगे वहां कर कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हमने बात की सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, जहां तुमको दिखाई दे रहा होगा कर कैसा बन रहा है, कर बन रहा है अपवर्ड स्लोपिंग। जहां तुमको दिख रहा है कि जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, लोग चाय से किस में शिफ्ट हो जाते हैं, लोग चाय से कॉफी में शिफ्ट हो जाते हैं। और वहीं पे अगर तुम बात करोगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो अगर तुम्हारे पास में कार के भाव बढ़ते हैं तो पेट्रोल की क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव रिलेशन। तो हमारे पास में दो रिलेटेड गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए सर, नाउ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तो बड़ा ही सिंपल है सर, प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशन। जब प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगी क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड। और जब मैं डिमांड शेड्यूल बनाऊंगा तुमको साफ तौर से दिखेगा कि जब प्राइस बढ़ रही है तो तुम क्वांटिटी को देख सकते हो, क्वांटिटी घट रही है। शेड्यूल वर्ड का मतलब क्या होता है, अभी शेड्यूल का मतलब टेबल होता है। अब सर हम जब डिमांड शेड्यूल बनाते हैं तो डिमांड शेड्यूल दो तरीके से बनाते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल एंड दूसरा होता है मार्केट। व्हाट इज इंडिविजुअल, जब मैं किसी एक इंसान का डिमांड शेड्यूल बनाऊं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब मैं किसी एक मार्केट के सारे लोगों को मिला के अगर मैं डिमांड शेड्यूल बनाऊं तो वो कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। हालांकि दोनों के केस में प्राइस एंड क्वांटिटी के रिलेशन में कोई भी फर्क नहीं होता। तो मुझे लगता है कि टेबल को इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये कर तो हम लोग कर ही चुके हैं कि जहां पे प्राइस और क्वांटिटी आपस में क्या होंगे, नेगेटिव रिलेटेड होंगे, तो वहां पे कर्व हमेशा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। जो कि हम देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग रिलेशन कैसा लिखा है सर, नेगेटिव रिलेशन लिखा है। ओके सर, नाउ मैंने मार्केट डिमांड शेड्यूल से मार्केट डिमांड कर्व बनाया, और तुम देख सकते हो कि यहां भी तुमको दिख रहा होगा, यहां भी तुमको दिख रहा होगा कैसा कर्व है भैया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि रिलेशन कैसा है, रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। सर इसके बाद में तुम्हें दिखाई देगा कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता। अब देखो समझदार आदमी क्या करेगा, जब तुम्हारे भाव बढ़ते हैं तुम क्वांटिटी अपने आप कम कर देते हो, बिकॉज तुमको दिख रहा होता है कि तुम्हारा बजट गड़बड़ हो रहा है। लेकिन अगर कंज्यूमर ही मूर्ख हो तो अगर कंज्यूमर तुम्हारा इरेशनल हो गया तो वहां क्या हो सकता है, वहां पे तुम्हारा डिमांड कर्व फेल हो सकता है। दूसरा, नेसेसरी गुड्स। देखो जो तुमको खाना पीना होता है, रोटी कपड़ा मकान, इनके केस में अगर भाव बढ़ भी जाएंगे तो भी हमने तो कंज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड के फेल होने के चांस होते हैं। हैबिचुअल आइटम्स का मतलब जो नशे वाले आइटम हो जिनको तुमको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। अभी कोविड के केस में तुमको पता होगा गुटखा जर्दा के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, जो अल्कोहल पी रहे थे वो भी बहुत महंगा बिक रहा था, लेकिन उनको तो पीना पड़ रहा था, वो लोग परचेस करते चले जा रहे थे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो उनको उसकी हैबिट थी। अब प्राइस बढ़ गई फिर भी डिमांड नहीं कम हो रही, तो लॉ ऑफ डिमांड वहां पर भी काम नहीं किया। उसके बाद में आता है इंफीरियर एंड गिफिन गुड्स। अब इनके वर्ड्स को, इनके मतलब को अच्छे से समझना होगा। गिफिन गुड्स का मतलब वो सारी गुड्स जो सर रॉबर्ट गिफिन ने अपने लिस्ट आउट की थी। रॉबर्ट गिफिन ने बताया कि सर कुछ गुड्स ऐसी है जिनके केस में प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन नेगेटिव ना होके पॉजिटिव है। तो वो सारे गुड्स क्या कहलाई, गिफिन गुड्स। और गिफिन गुड्स किसका एक्सेप्शन रही, लॉ ऑफ डिमांड का। बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस क्वांटिटी रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव, बट गिफिन गुड में कैसा हो रहा था, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे गए सर, डाल, घी, बाजरा, ये सारे किस में कवर होते हैं, ये गिफिन गुड्स में कवर होते हैं। सर तो व्हाट इज इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है, हमने ऊपर देखा था
कि इनकम और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है। इनकम एंड क्वांटिटी रिलेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसी गुड्स होती है जहां पे इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो जाती है, तो वो गुड्स क्या कहलाती है? वो गुड्स हमारी इंफीरियर गुड्स कहलाती है। तो गिवन गुड्स के लिए रिलेशन देखा जाता है प्राइस एंड क्वांटिटी का, वेयर एज इंफीरियर गुड्स में क्या देखा जाता है? इनकम एंड क्वांटिटी का रिलेशन। इनकम को वाई से डिनोट भी कर सकते हैं। ओके सर, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सेप्शन तुम्हारे सामने आता है कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स क्या होती है? जो तुम्हारे लिए लग्जरियस आइटम है, प्रतिष्ठावान वस्तु है। अब तुम्हारे पास में अगर डायमंड का नेकलेस होगा, तो डायमंड का जो नेकलेस होगा वो तुम्हारे पास में बहुत महंगा होगा और उसके भाव और बढ़ जाते हैं, तो तुमको और खरीदने की इच्छा होती है, तुम उसको उसकी डिमांड कम नहीं कर देते हो। सोना हम खरीदते हैं, बड़ी बड़ी जो महंगी वॉचेस होती है, जो महंगे महंगे फोन्स होते हैं, उनकी डिमांड सिर्फ प्राइस के बढ़ने से कम नहीं होती है। तो ये भी किस में कवर हो गया? ये भी तुम्हारे एक्सेप्शन में कवर हो गया। तो हमारे पास टोटल 5 एक्सेप्शन होते हैं। पहला होता है इर्रेशनल कंज्यूमर, दूसरा होता है नेसेसरी गुड्स, तीसरा होता है हैबिचुअल आइटम्स, चौथा हो जाता है तुम्हारी गिवन गुड्स, एंड पांचवा तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा? कॉन्स्पिशियस गुड्स। सर इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे जो जितने काम किया हम उतने ही करके जा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड? तो नॉर्मल गुड का मतलब वो गुड जो गिवन गुड या इंफीरियर गुड नहीं है, यानी कि जिसका प्राइस एंड डिमांड यानी क्वांटिटी का रिलेशन कैसा है? नेगेटिव, एंड इनकम एंड कॉरिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो वो सारी क्या कहलाएंगे? नॉर्मल गुड्स कहलाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है चेंज इन डिमांड। सर डिमांड को चेंज करने के या डिमांड में चेंज होने के दो कारण हो सकते हैं। सर डिमांड अगर चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, या फिर डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। सर मतलब देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे, चेक करके देखते हैं। ये देखो पहला फैक्टर तुम्हारी प्राइस है, तो अगर प्राइस में चेंज से डिमांड में चेंज हुआ तो ये तुम्हारा चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस होगा। लेकिन अगर इनकम से, टेस्ट से, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन से, रिलेटेड गुड से, इन सब चीजों से क्या होता है? अगर तुम्हारे डिमांड में चेंज होता है तो वो तुम्हारा कहलाएगा डिमांड में चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब अगर तुम्हारा डिमांड में चेंज ड्यू टू प्राइस होता है तो उस केस में आपको दिखेगा, इसे टेक्निकली कहा जाता है मूवमेंट अलोंग दी कर्व। टेक्निकली क्या कहा जाता है? मूवमेंट अलोंग दी कर्व। वहीं अगर अदर फैक्टर से डिमांड में चेंज हुआ तो इसे कहा जाता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये तुम्हें क्वेश्चन मिलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट अलोंग द कर्व और व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब जो चेंज होंगे ड्यू टू चेंज इन प्राइस वो दो तरीके के होते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना। सर डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइसेस कम हो जाए। जब प्राइसेस कम हो जाएंगी, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस 20 से 10 हो जाती है तो उस केस में डिमांड 50 से 100 हो जाती है। ये 50, ये 100, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। वहीं अगर तुम्हारी प्राइस 10 से 20 हो जाती है तो तुम्हारी डिमांड 100 से 50 हो जाती है, जो तुम्हारा क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो बहुत ही दो आसान से टॉपिक्स हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डिमांड को चेंज करते हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लेकिन अगर वहीं पे अदर फैक्टर से डिमांड चेंज होगी तो उसको बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट का मतलब क्या होगा? अगर मान लो कि इनकम के बढ़ने से तुम्हारी डिमांड बढ़ गई तो उस केस में तुमको नया डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। सर इनकम बढ़ गई तो डिमांड कर्व कहाँ चला जाएगा? राइटवर्ड्स। वहीं अगर इनकम सर तुम्हारी कम हो गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और डिमांड कर्व कहाँ आ जाएगा? लेफ्टवर्ड्स। तो अगर दूसरे फैक्टर जो होते हैं प्राइस के अलावा, अगर उनसे तुम्हारी डिमांड में परिवर्तन आता है तो उस केस के अंदर आपको दिखेगा कि सर डिमांड का शिफ्ट हो सकता है। अगर डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसको कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है उसे कहा जाता है डिक्रीज इन डिमांड। ओके सर, तो बहुत ही आसान ये कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे सामने आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। सर अगर प्राइसेस में चेंज होता है, इनकम में चेंज होता है, अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, तो उन सारी चीजों में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज होता तो है, पर कितना होता है?
तो वो जो कितना वाला फैक्टर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बोले सर, इलास्टिसिटी रेफर्स टू रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रेस्पेक्ट टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सो हमारे पास में बहुत सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ सकते हैं। मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमेशा किस नाम से बुलाऊंगा, ईडी। ओके सर। तो मेरे पास में पहला प्राइस ईडी हो सकता है सर। प्राइस ईडी का मतलब क्या होता है, प्राइस में चेंज से डिमांड में चेंज कितना। इनकम ईडी का मतलब क्या होगा, इनकम में चेंज से डिमांड में चेंज कितना। क्रॉस ईडी, ये भी स्पेशल ईडी होता है। ऐसे क्रॉस ईडी क्या होता है, तो भैया रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज से हमारी डिमांड में चेंज कितना। सर हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल एक ही ईडी पढ़ना है, वो कौन सा है, प्राइस ईडी। ओके सर। सर प्राइस ईडी के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड कहलाता है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, जिसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर मतलब मान लीजिए तुम्हारी क्वांटिटी में 50% चेंज होता है और प्राइस में अगर 25% चेंज होता है, तो इसका मतलब तुम्हारा ईडी कितना आएगा, 2। सर ईडी 2 का मतलब ये है कि अगर अगर 1 रुपए 1% से तुम्हारी अगर प्राइस में चेंज होता है, तो तुम्हारी क्वांटिटी में चेंज 2% का होगा। ये तुम्हारा ईडी का रिस्पॉन्सिवनेस है, तुम्हारी डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस है। सर इसका मतलब ये हुआ कि सर ईडी तो शो करता है कि सर प्राइस में चेंज से डिमांड में चेंज कितना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब अगर तुम्हारा आंसर +2 आता है, मतलब तुम्हारा वहां पे गुड्स जो है उनका रिलेशन पॉजिटिव है। और अगर तुम्हारा आंसर -2 आता है, तो वहां पे रिलेशन कैसा माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। ओके सर। अभी अगर इस फॉर्मूला में और ऑपरेशन किया जाए, तो इस फॉर्मूला को अल्टीमेटली यहां तक लाया जा सकता है। तो ईडी का एक और फॉर्मूला बन जाता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू जीरो इंटू पी जीरो अपॉन डेल्टा पी। सर इसको समझा दो, अभी नहीं समझा सकते हैं भैया, इसमें बहुत समय लगेगा। अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं इसके ऊपर छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये तुम्हारे सामने एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। सर एक एग्जाम्पल करके देखें क्या, देख सकते हैं, देख सकते हैं भैया, चेक कर लो एक बार। मान लेते हैं पहले प्राइस 20 रुपए थी, जो बढ़ के 40 रुपए हो गई। पहले क्वांटिटी 100 थी, जो कम होके मान लेते हैं 60 हो गई। तुमको यहां से क्या निकालना है, तुमको यहां से निकालना है ईडी। तो जो पहले प्राइस थी वो P0, जो अब प्राइस है वो P1, जो पहले क्वांटिटी थी वो Q0, जो अब है वो Q1। सर मैंने निकाला डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब क्या होगा, डेल्टा पी का मतलब होगा P1 माइनस P0। तो 40 माइनस 20 कितना होगा, 20। सर डेल्टा क्यू, सर डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, Q1 माइनस Q0। चेक करके देखो सर, Q1 कितना है, 60, माइनस 100 से कितना आएगा, माइनस का 40। अब चेक करो, मुझे अपने फॉर्मूला में क्या चाहिए, सर मुझे फॉर्मूला में चाहिए डेल्टा क्यू। सर डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू है 40, वो भी कैसा, माइनस का, डिवाइड बाय Q0। देखो Q0 ये रहा, Q0, Q0 है तुम्हारा 100 इंटू सर P0, सर P0 ये रहा, P0 कितना है 20, डिवाइड बाय सर डेल्टा P। सर डेल्टा P, डेल्टा P कितना है, डेल्टा P है 20। सर 20 से 20 कट हो गया, तो मुझे आंसर दिखाई दे रहा है, सर मुझे आंसर दिखाई दे रहा है 0.4, जो कि कैसा आ रहा है, नेगेटिव। जो कि कैसा आ रहा है, नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, मतलब तुम्हारे जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उसके सामने तुम्हारा क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है, लेकिन आंसर कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस के आंसर का मतलब है रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। यहाँ प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी। ओके सर, एक बार फिर से फिगर्स को देख लेंगे तो तुमको सामने आंसर दिख जाएगा। अगर क्लैरिकल एरर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो उसको ठीक किया जाएगा। अब जो तुम्हारे सामने ईडी की वैल्यूज आती हैं, इस वैल्यू की बात हो रही है, अगर उसको इंटरप्रेट करें तो क्या हो सकता है। तो ईडी की वैल्यूज को इंटरप्रेट करने के 5 तरीके बताए गए हैं। सर 5 तरीके मतलब कैसे, मतलब अगर तुम जब ईडी निकाल रहे हो तो वहां पता चलता है जितना परसेंटेज चेंज तुम्हारी प्राइस में है, उतना के उतना चेंज तुम्हारी क्वांटिटी में है, तो उसे कहा जाता है ईडी इज इक्वल टू 1। मतलब उसका इंग्लिश में नाम क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसके बराबर है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड के। सर जहां पे तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज्यादा है किससे, क्वांटिटी से, यानी क्वांटिटी कम चेंज हो रही है, तो इसे कहा जाता है ईडी लेस देन 1। इसका बिल्कुल अपोजिट, जो तुम्हारा अगर क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो जाती है प्राइस में चेंज से, तो उसे बोलते हैं ईडी इज मोर देन 1। सर अगर प्राइस में चेंज होता ही रहे लेकिन
प्राइस में चेंज होता ही रहे लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसे कहा जाता है ईडी जीरो। और ये गुड्स क्या कहलाती हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की गुड्स कहलाती है। सर अगर तुम्हारा मान लेते हैं कि प्राइस में बहुत ही माइन्यूट या बिल्कुल ही चेंज नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारी क्वांटिटी में चेंज हो जाता है, तो उसे कहा जाता है ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जहां तुम्हारी गुड्स कैसी बन जाती हैं? परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर मैं इसको शॉर्टकट में बोलना चाहूं तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ क्वांटिटीज, यहाँ प्राइस। सर प्राइस में चेंज होता रहा लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, ये कर तुम्हारा क्या होगा? प्राइस में चेंज होता रहा, क्वांटिटी में नो चेंज, ईडी इज इक्वल टू जीरो। सर प्राइस में कोई भी चेंज ना हुआ लेकिन क्वांटिटीज चेंज होती रही, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे तुम्हें मिलेगा ईडी इज इक्वल टू वन। इससे थोड़ा बाहर की तरफ जाओगे तो तुम्हें मिलेगा ईडी मोर देन वन, और थोड़ा अंदर की तरफ आओगे तुम्हें क्या मिलेगा? ईडी लेस देन वन। तो तुम इस ट्रिक से क्या कर सकते हो? अपने सारे डायग्राम्स के साथ में आंसर दे सकते हो। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कहीं ऐसा पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जहां तुमको वो ईडी को ड्रॉ करने को बोल रहे हैं, तो चुपचाप रफ में जाके इस ट्रिक से डायग्राम बना ले और अच्छे से अपना आंसर लिख के आए। ये देखो सर, ये हम लोगों ने पहले भी बनाकर रखा है। तो ये तुम्हारा पहला प्राइस मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड कहलाता है, ये तुम्हारा यहाँ खत्म होता है। दूसरा मेथड हमारा है पॉइंट मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये मेथड क्या करता है? तुम्हारे एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को 4 टुकड़ों में बांट देता है और फिर फॉर्मूला लगाता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, और इससे तुमको ईडी कुछ इस तरीके से मिलती है, जहां तुमको इन्फिनिटी मिल सकता है, 3, 1.33 और 0 तक मिल सकता है। सो हमारे पास में ईडी की वैल्यूज इस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अगर मैं ए पॉइंट पे ईडी निकालना चाहूँ तो वहां मुझे दिखेगा कि लोअर सेगमेंट में 1 1 1 1, मैंने क्या किया था? 4 टुकड़े करके हर एक को एक एक वैल्यू दे दी, चारों मिलके मेरे पास 4 हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर तो 0 है। तो चेक करो, पॉइंट ए के ऊपर तुम्हारा लोअर सेगमेंट कितना हो जाएगा? 4, अपर सेगमेंट 0 माना जाएगा, तो ईडी कितनी मानी जाएगी? इन्फिनिटी। ऐसे करके तुम सारे पॉइंट्स पे क्या कर सकते हो? ईडी कैलकुलेट कर सकते हो। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन ने बोला कि सर ये आपके पास में डिमांड कर है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर ईडी बताइए, तो वहां तुमको लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट करना था। ये तुम्हारे सामने इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो और तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। देन तुम्हारे पास में तीसरा मेथड जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। हाउएवर हमने जो पीछे लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन मैंने इसको शॉर्टकट में चार्ट के अंदर ही समझा दिया था। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि सर अगर प्राइस में इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाए, या प्राइस के डिक्रीज होने से एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाए, तो वहां ईडी क्या मानी जाती है? लेस देन 1। वहीं अगर प्राइस में इंक्रीज से एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए या प्राइस में डिक्रीज से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, तो वहां ईडी मानी जाती है मोर देन 1। बट अगर प्राइस में चेंज से एक्सपेंडिचर क्या रह जाए? कांस्टेंट, तो वहां ईडी क्या माने जाती है? इक्वल्स टू 1। तो तुम्हारे पास में एक्सपेंडिचर मेथड में भी 3 चीजें आती है। सो हमारे पास इन नट शेल वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स, जहां तुमको पहला मिलता है प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा मिलता है ज्योग्राफिकल या फिर पॉइंट मेथड, तीसरा मिलता है तुम्हारे सामने एक्सपेंडिचर मेथड। सो हम यहाँ से इसका एक और नाम होता है आउटले मेथड, तो तुमको ध्यान रखना है। चलिए सर, मेथड्स के बाद में तुम्हारे पास में छोटा सा क्वेश्चन बनता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन का मतलब, फंक्शन वर्ड का मतलब रिलेशन होता है। डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड। वो तुम्हारा जो फंक्शन होगा, जिसको मैंने इस तरीके से लिख के रखा है, सर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम एंड अदर फैक्टर, जो भी तुम्हारी डिमांड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। चलिए सर, तो यहाँ तुम्हारा ये डिमांड टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूँ तुमको बातें समझ में आई होंगी। जो चीज़ तुमको नहीं समझ में आती है वो आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। अब उसको अच्छे से पढ़ के चलिए। ध्यान रखिए, जब मैं वीडियो रिलीज कर देता हूं तो उसके बाद में वीडियो खत्म करने के बाद में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म करने हैं।
उसके बाद में आपको अपने पिछले 4-5 साल के एग्जाम पेपर्स रिपीट करने हैं, जैसा कि तुमको मैंने कहा था कि बोर्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो सब कुछ तुमको देख के जाना है। वो देख के जाने के बाद में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन हो जाना है। आपको हर वीडियो के बाद में 3 से 4 घंटे 5 घंटे इजीली मिल रहे हैं। सो आई विश आप लोग को चीजें समझ में आएंगी। आप इन वीडियोस को आगे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।